11th क्लास के फिजिक्स सिलेबस के बारे में स्टडी करेंगे। तो जितने भी 10th पास स्टूडेंट हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो या बिहार बोर्ड से, ठीक है, सबके लिए आज का ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, सिलेबस इसलिए ताकि हमें जान सके कि 11th क्लास में हमको कौन कौन से टॉपिक को स्टडी करना होता है। ठीक है, तो हम सिलेबस लिखते हैं। एक बात और कि सीबीएसई मीडियम वाले या आईसीएसई मीडियम वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए इंग्लिश मीडियम आसान होता है समझना, लेकिन अधिकतर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हिंदी मीडियम से पास आउट होते हैं। तो हम उन सबको कहना चाहते हैं कि अगर आपको साइंस सीखना हो, पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, सीखने की बात कर रहा हूँ, अगर आपको साइंस सीखना है तो इंग्लिश मीडियम में साइंस आपको आसान लगेगा सीखने में। हालांकि शुरुआत में आपको दिक्कत होगा, कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन अगर हम प्रॉपर तरीके से लेक्चर को देखते रहें, डिक्शनरी का यूज करें, ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम धीरे 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 समझ में आना शुरू हो जाएगा और आसान लगेगा। इससे रिलेटेड वर्ड्स आने लगेंगे माइंड में, लैंग्वेज बनने लगेगा। ठीक है, कोशिश करना है कि लेक्चर जो होगा इंग्लिश मीडियम में इसको सीखें। बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। हम शुरुआत में कुछ लेक्चर कोशिश करेंगे, कुछ हार्ड वर्ड्स अगर आएंगे उसका हिंदी लिखने का कोशिश करेंगे, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हमको इंग्लिश मीडियम पढ़ना है, सीखना है, फिजिक्स सीखना है। पेशेंस रख के आज हम सिलेबस को देखते हैं, ठीक है। जो फिजिक्स का सिलेबस है इसे नोटबुक में प्रॉपर तरीके से अच्छे से लिख लेना है कि किस किस टाइप से हमको स्टडी करना है, कैसे कैसे लेक्चर बनेगा, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक जो हम सीखेंगे वो होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स 9th क्लास में इसको पढ़े होंगे। 9th क्लास का ही सिलेबस है, ये थोड़ा सा विस्तारित रूप में है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसमें बहुत अच्छे से सीखेंगे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्या हो गया? यूनिट्स यानी कि मात्रक एवं मेजरमेंट्स कहने का मतलब क्या? मापन। मात्रक एवं मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसको सीख लेंगे। इसके बाद हम कुछ बेसिक मैथ स्टडी करेंगे जो फिजिक्स में हमको काम आएगा, कैलकुलेशन करने में, न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा, ठीक है। इसके बाद जो सबसे बड़ा टॉपिक है 11th का वो है मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स के बाद आता है ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशन के बाद हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स हिंदी थोड़ा लिख देते हैं। मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी, ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स कहने का मतलब उष्मा के बारे में हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है।
सिक्स्थ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इस टॉपिक को हम केमिस्ट्री में भी स्टडी करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। शॉर्ट में इसको केटीजी लिखते हैं, ठीक है। गैसों के गतिक सिद्धांत, गैसों के गतिक सिद्धांत। ओके, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बाद सेवंथ आता है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, शॉर्ट में इसको SHM बोलते हैं, ठीक है। एक टॉपिक जो आता है साउंड वेव, लास्ट साउंड वेव यानी कि ध्वनि तरंग, ओके। इसका हो जाएगा सरल आवर्त गति, या नहीं तो इसको कंपन भी बोल सकते हैं, वाइब्रेशन जो होता है, ठीक है। तो टोटल इतना टॉपिक है 11th क्लास में, लेकिन बेसिक मैथ और मैकेनिक्स इसको देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे जिसको कि हमको स्टडी करना है। जैसे कि हम बेसिक मैथ लिखते हैं, तो बेसिक मैथ में हमारा टॉपिक आ जाएगा पहले वेक्टर यानी कि सदिश। इसके बारे में स्टडी किए होंगे, थोड़ा सा स्टडी किए होंगे 9th क्लास में। लेकिन ये जो वेक्टर टॉपिक है ये इनमें से किसी एक टॉपिक के बराबर है, और इसके हेल्प के वजह से ही हम आगे के और भी बहुत सारे टर्म्स को सीख सकते हैं। वेक्टर इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है 11th क्लास के लिए। मैथ में वेक्टर का चैप्टर है, तो जो भी फिजिक्स में काम आएगा वेक्टर से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होंगे पूरे टर्म्स को हम इसमें स्टडी कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो आता है हमारा रेट ऑफ चेंज आएगा। रेट ऑफ चेंज यानी कि परिवर्तन की दर, के डिफरेंशिएशन वर्ड्स नया है, आसान है, बहुत आसान है, इसको समझेंगे सीखेंगे। डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन, और इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। ये वर्ड नया है, आसान है, इसको सीखेंगे तो इन सब चीज़ों के हेल्प के वजह से ऐसे बहुत सारे डेरिवेशंस होंगे जो आगे हमको सीखने को मिलेगा, एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। ये बेसिक मैथ हो गया। इसके बाद मैकेनिक्स है, तो मैकेनिक्स में कौन कौन से टॉपिक आएंगे? मैकेनिक्स में हमारा
आएगा फर्स्ट में मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी कि क्या, सरल रेखा में गति। ओके, सेकेंड हो जाएगा मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन यानी कि समतल में गति। ओके, थर्ड टॉपिक आ जाएगा, थर्ड टॉपिक रिलेटिव मोशन एंड कंस्ट्रेंट रिलेशन। रिलेटिव मोशन क्या हो गया, अपेक्षिक गति एवं कंस्ट्रेंट रिलेशन यानी कि बाधा संबंध। रिलेटिव मोशन तो समझते ही होंगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किसी भी बॉडी का क्या मोशन होता है, इन सब चीज़ों के बारे में। कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या होता है, जैसे कि कोई स्ट्रिंग होता है, एक पुल्ली होता है, स्ट्रिंग है, इस साइड से कोई ब्लॉक लटका हुआ है, और अगर हम स्ट्रिंग को खींचते हैं तो ब्लॉक अप या डाउन मूव करेगा। तो एक कंस्ट्रेंट यानी कि एक स्ट्रिंग के सहारे से ऐसा मोशन होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम कंस्ट्रेंट रिलेशन में स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक है इसको मिटाते हैं, इसके बाद लिखते हैं फोर्थ टॉपिक जो हो जाएगा ये होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन के गति का सिद्धांत। ओके, ठीक है, इसको शॉर्ट में इसको NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, शॉर्ट में NLM हो गया। फिफ्थ नंबर में आता है फ्रिक्शन यानी कि घर्षण हो गया। घर्षण के बारे में तो समझते ही जानते हैं। सिक्स्थ टॉपिक मैकेनिक्स का आएगा सर्कुलर मोशन, यानी कि वृत्तीय गति। ओके, सेवंथ टॉपिक वर्क एनर्जी एंड पावर, WEP यानी कि कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसका आएगा सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एंड कोलिजन। सेंटर ऑफ मास केंद्रीय द्रव्यमान,
मोमेंटम संवेग, एंड कोलिजन, कोलिजन यानी कि टक्कर, टक्कर जो होता है। सेंटर ऑफ मास कहने का मतलब क्या हो? सेंटर ऑफ मास कहने का मतलब इसे समझते हैं शॉर्ट में। अगर हम इस जगह पर बैलेंस करने का कोशिश करते हैं तो ये नीचे गिर जाएगा, लेकिन अगर हम बीचों बीच इसको बैलेंस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हर एक बॉडी का एक सेंटर होता है, जहाँ पर सेंटर उस जगह पर अगर हम सपोर्ट लगाते हैं तो पूरा का पूरा बॉडी स्टेबल हो सकता है, ठीक है। तो उसी को सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। खैर, इसके बाद आता है रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, या फिर इसको हम रिजिड बॉडी, इस टॉपिक को रिजिड बॉडी मैकेनिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। रोटेशनल मोशन क्या हो गया? घूर्णन की गति, ठीक है। रिजिड बॉडी मैकेनिक्स कहने का मतलब ठोस वस्तु की यांत्रिकी, ओके। इसको इरेज करते हैं। इसके बाद लास्ट फ्लूइड मैकेनिक्स, FLUID, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स यानी कि तरल यांत्रिकी, फ्लूइड जो बहता हो, ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह सब पढ़े होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे हम यहाँ। तो ये हो गया हमारा टोटल क्या सिलेबस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट को स्टार्ट करेंगे। पूरे का पूरे सिलेबस को नोटबुक में अच्छे से देख लेना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।